नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। विशेष तौर से आज हम सेक्शन 18 के अंतर्गत आने वाली कुछ विशेष परिस्थितियों पर विचार विमर्श करेंगे। विशेष परिस्थिति का मतलब क्या होता है? विशेष परिस्थिति का मतलब ये होता है कि या तो जैसे व्यापार है वो चलते चलते व्यापार को बेच दिया जाए, व्यापार के टुकड़े हो जाएं, मर्जर एंड डीमर्जर हो जाए, सेल हो जाए, कोई लीज वगैरह पर दे दिया जाए। दूसरी ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब किसी व्यवसाय के जो है वो टैक्सेबल से वो टैक्स फ्री में हो जाए, उसके गुड्स हैं वो, या टैक्स फ्री से वो टैक्सेबल में आ जाए। या विशेष परिस्थिति ये हो सकती है कि कंपोजिशन डीलर है वो नॉर्मल जीएसटी में आ जाए या नॉर्मल जीएसटी वाला कंपोजिशन में चला जाए। तो इस तरीके की जब विशेष परिस्थितियां अराइज हो जाती हैं तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एक तो यह है कि जब ऐसी विशेष परिस्थिति डेवलप हो जाती है जब वो एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में अपन ने देखा था कि भाई पिछले एग्जांपल्स में उसको आईटीसी के लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है और निर्धारित नियमों के अंतर्गत उसको आईटीसी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जब वो एग्जेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है तब क्या होता है कि ऐसा जो माल कोई बचा हुआ होता है स्टॉक को उस डेट से तुरंत पूर्व है, जिस डेट को वो एग्जेम्प्ट की श्रेणी में आता है, तो ऐसे स्टॉक के ऊपर जो भी आईटीसी होती है वो पूरी जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। वो रिवर्सिबल होने का मतलब ये हो जाता है कि वो जो है वो टैक्स पेएबल हो जाता है वो अब। और ऐसी स्थिति में जो आईटीसी ली हुई होती है तो वो उसको वापस पे करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए खाते में इतना बैलेंस है तो उससे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर बैलेंस कम है आईटीसी का उस लेजर के अंदर तो फिर उसको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश जमा करानी पड़ती है। तो देखिए एक प्रॉब्लम अपन लेते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति ये अराइज हुई कि एक एक्स लिमिटेड के दो टुकड़े हो गए, एक एक्स से यार्न और एक एक्स से क्लॉथ, एक्स बी क्लॉथ। तो यहां पर एक बात ये बताई कि ये जो सेक्शन 18(3) के अंतर्गत जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि व्यापार का मर्जर या डीमर्जर होता है। मर्जर जब होता है तो दो जो यूनिट होती हैं वो एक बन जाती हैं, दोनों मिलकर के एक बन जाती हैं। और अगर डीमर्जर होता है तो न्यारा होने वाली सी बात है, एक एक्स के दो टुकड़े हो गए, एक्स वाई और एक्स ए और एक्स बी लिमिटेड। तो ऐसी स्थिति में एक नियम यह होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यापार को बेचता है, अगर कोई सिंगल कोई एक संस्था है वो अपने व्यापार को बेच देती है, तो जो भी उस बेचने वाली संस्था की आईटीसी होती है वो जो है वो व्यापार लेने वाली संस्था के पास ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन है कि वो डीमर्जर होता है, यानी टुकड़े होते हैं बिजनेस के, तो जब बिजनेस के टुकड़े होंगे तो जिस बिजनेस से टुकड़े होने पर जो जिस व्यक्ति जिस संस्था के पास, जैसे मान लीजिए एक्स के ये दो टुकड़े हुए, तो जो संपत्तियां उनके हिस्से में आई हैं उन संपत्तियों के अनुपात में ही उनकी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिवीजन या पोर्शनमेंट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 24 लाख और 26 लाख हैं तो 12 और 13 के अनुपात में उनकी एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी को बांट दिया जाएगा। तो जैसे सीजीएसटी उसकी थी 120, एसजीएसटी थी 90 और आईजीएसटी थी 1,69,200। और अब क्या किया जाएगा? देखिए ये तीनों प्रकार की जो क्रेडिट है इनको जोड़ बढ़ा 3,79,200 और 12 और 13 के रेशियो में बांटने पर 1,82,016 जो है वो तो एक्सए लिमिटेड की बनी
और एक्स बी लिमिटेड की हिस्से में आईटीसी जाएगी 197,184। तो यहां पर क्या है कि डीमर्जर हो रहा है, यानी एक के दो टुकड़े हुए या तीन टुकड़े हुए तो उनकी जो संपत्तियां आ गई है उसी रेशियो के अंदर जो है वो आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए एक ही कोई करता है तो फिर ऐसी स्थिति में तो उसके साथ ही पूरी की पूरी आईटीसी है वो दूसरे पाने वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपने एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या था कि वही बात है कि पहले वो टैक्सेबल था, अब वो 1/5/19 से टैक्स फ्री हो गया, यानी करमुक्त हो गया। तो कोई बात नहीं, करमुक्त हो गया तो भाई पे जितनी उस डेट को जो आईटीसी का बैलेंस बचा हुआ है ऐसे माल के ऊपर, यानी जो स्टॉक बचा हुआ होता है जिस डेट को वो टैक्स फ्री होता है, उस डेट को जो भी उसके पास में स्टॉक होता है उस स्टॉक के ऊपर जो आईटीसी बनती है वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है। तो देखिए साहब पहले क्या है कि 3,37,000 रुपए की ये थी, वो रॉ मटेरियल की थी एक तरह से इनपुट्स की, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी यानी 6% की जो है ऊपर रेट दे रखी है, वो कुल मिलाकर के 12% है वो इसमें सम्मिलित है। तो अब ऐसी स्थिति में अपन जानते हैं कि जब इंक्लूडिंग होता है तो अपन 12/112 कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएंगे, क्योंकि 6 मिलाकर के 12 जुड़ा हुआ है इसमें, तो 12/112 करने पर वो कितना आ जाएगा 36,000 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ जाएंगे। अलग अलग करेंगे तो 18,000 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 18,000 जैसे आपके नीचे आपको इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देंगे तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये देखिए ध्यान से इसको, ये रहा। तो इसके अंदर जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल बाई मूनलाइट लिमिटेड, तो ये जो है वो पेबल हो जाएगा एक तरह से टैक्स। तो पहले तो इनपुट्स पर है, इसके बाद में 241,920 जो इन प्रोसेस यानी वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो इनपुट है वो है, तो इसके ऊपर भी 12/112 कर देंगे। तो ये 25,920 होता है, दो टुकड़े कर दिए इसके बराबर बराबर, तो 12,960 और 12,960 हो जाएंगे। फिर इनपुट्स फिनिश्ड स्टॉक का भी इनपुट्स भी पड़ा है, तो ऐसे को भी 12/112 कर देंगे, तो 90,000 रुपये ये हो गया, तो 45,000 रुपये हो जाएंगे। अब ये तीनों प्रकार के जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ था उनके जो आईटीसी थी वो उस पर बनने वाली जो आईटीसी थी वो एक तरह से रिवर्सिबल है, वो जमा करानी पड़ेगी वापस है। और अब अपने इनपुट टैक्स कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स होता है उसके बारे में बताया है इसने कि ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये बता रहा है कि द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक इज 216,000 टोटल, दीज गुड्स वर परचेज्ड ऑन 1/8/18। तो 1/8/18 को ये परचेज किए गए हैं। तो अब यहां पर देखिए नियम क्या है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो जिस डेट को खरीदे थे और बाद में जिस डेट को वो टैक्स फ्री जो डिक्लेयर होता है, तो उस डेट तक जितनी उसकी तिमाही बनती हैं वो उतनी तिमाही जो है वो ये कहता है कि महीने, यानी वहां पर जब वो टैक्सेबल होता है तो अपन तिमाही के हिसाब से 5% के हिसाब से कम कर देते हैं, 5% के हिसाब से। यहां पर अपने को क्या करना होता है कि अपने को देखना होता है कि कितने महीने उसको टैक्स फ्री जब घोषित किया तब तक उसकी लाइफ हो गई थी, क्योंकि टोटल कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है वो 60 मंथ्स मानी जाती है। 60 मंथ्स लाइफ मानते हुए उसको टैक्स फ्री जब घोषित किया तब तक उसकी लाइफ का कितना हिस्सा कर लिया और फिर बाकी हिस्सा जो है वो एक तरह से लैप्स हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो यहां पर पूरे जो है वो 9 महीने हो जाते हैं। पूरे कितने हो जाते हैं? 9 महीने हो जाते हैं।
क्योंकि उसने 1/5/19 को ये जो है वो टैक्स फ्री की श्रेणी में आ जाता है, तो 30/4 तक जो उसके मंथ्स होते हैं वो 9 मंथ्स हो जाते हैं। अब 9 मंथ्स की लाइफ तो उसकी हुई, वो तो एक टैक्सेबल के अंदर चली गई। अब बाकी बच गए 51 मंथ्स, क्योंकि 60 मंथ्स की कैपिटल गुड्स की लाइफ मानी जाती है, तो 51 महीने की जो आईटीसी होगी वो लैप्स होगी, या एक तरह से वापस रिवर्सिबल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्रेडिट है, दिस इज 2,16,000 रुपए टोटल था, तो ये इसके ऊपर जो 2,16,000 रुपए थी, तो इसको अपन क्या करेंगे, 2,16,000 को इंटू करके कितने से, ये देखिए 51/60 से, है ना, क्योंकि 51 महीने की जो आईटीसी है वो उसको मिलेगी नहीं है, वापिस रिवर्सिबल हो जाएगी। तो 51/60 किया तो ये जो है वो कितना आया, 1,83,600, तो 91,800 और 91,800 रुपए सीजीएसटी एससीएसटी दोनों के अंदर वो पेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चारों जो आइटम है, इनसे अमाउंट टू बी पेड बाय मूनलाइट लिमिटेड, अब उसकी लायबिलिटी ये बनती है। सीधी सी बात ये है कि वो ले चुका था और अब वो टैक्स फ्री हो गए, तो अब उसको नहीं मिलेगी आईटीसी जो है, इसका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो उसके लिए पेबल राशि आती है 1,67,760, 1,67,760 और 3,75,520, ये तो उसके द्वारा पेबल राशि आती है। लेकिन जो उसके पास बैलेंस ऑलरेडी है रजिस्टर में, वो है 4,50,000 रुपए का, है ना, बैलेंस कितना है, 4,56,000 रुपए का, सॉरी 4,56,000 रुपए का बैलेंस उसके पास में क्रेडिट लेजर में है। तो उसको दोनों हिस्सों के अंदर अगर बांटेंगे, दोनों हिस्सों में अगर बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 2,80,000 और 2,28,000 और 2,28,000, सॉरी, है ना, 2,28 और 2,28 हैं वो इसके हिस्से में आ जाएंगे। अब देखिए उसको पेमेंट करना था 61,760, 61,760, लेकिन उसके 2,28 तो ऑलरेडी जमा है ना पड़े हुए। तो अब ये क्या हो गया, बाकी जो है वो मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसा अपने पास से जमा कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2,28 और 2,28 की ऑलरेडी उसके पास क्रेडिट अवेलेबल है, जबकि उसकी लायबिलिटी बनती है 61,760 की, 61,760 की। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 60,240, 60,240, ये क्रेडिट फिर भी बची रह जाएगी, लेकिन चूंकि वो जब्त हो गया, इसलिए ये जो क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगी, ये क्रेडिट लैप्स हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ऐसी स्थिति में जब उसकी एग्जेप्ट हो जाता है, तो वो आगे क्रेडिट अगर बची भी रह जाती है तो वो लैप्स हो जाती है, और यदि कम पड़ती है तो उसे अपने पास से पैसा जमा कराना पड़ता है। जैसे कि सिचुएशन नंबर सेकंड है, सेकंड सिचुएशन में ये कहता है कि यदि उसकी क्रेडिट बैलेंस जो है वो 456 की बजाय 3 लाख रुपए ही हो, तो 1.5 लाख रुपए उसके हिस्से में आएंगे सीजीएसटी एससीएसटी के, जबकि उसकी लायबिलिटी बनती है 1,67,760 की। तो इसका मतलब 17,760 रुपए उसको जमा कराना पड़ेगा सरकार के खाते में, क्योंकि उसकी क्रेडिट का बैलेंस कम है, जबकि उसकी लायबिलिटी ज्यादा की बनती है। इसलिए 17,760 यानी जो है वो 35,520 रुपए उसको जमा कराना पड़ेगा, कैश रोकड़ी जमा कराना पड़ेगी। तो ये बात यहां पर हुई, और इसमें अपन ने जो विशेष बातें जो हैं वो ये सीखी हैं कि भाई अगर एग्जम्प्ट हो जाता है तो अपन 60 महीने की लाइफ मानते हुए, और फिर जो रिमेनिंग लाइफ की जो आईटीसी बनती है वो पेबल हो जाती है। अब अपन एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताया कि 3/11/19 को वो कर बीजक के तहत 12,39,000 रुपए 9% की दर से सीजीएसटी और 9% की दर से एसजीएसटी सहित है एक पूंजीगत माल खरीदा। ध्यान देना, ये जो है वो एक्चुअल में कौन सी अपनी सेक्शन आती है, ये सेक्शन 18(6) आती है, ये सेक्शन 18(6) आती है। 18(6) वो सेक्शन में क्या होता है
ये 18(6) सेक्शन क्या बताती है कि यदि कोई माल जैसे ऑलरेडी काम में लिया जा रहा है और बाद में इसको बेच दिया जाता है, ठीक है, ऐसे पूंजीगत सामान के बारे में है जो अभी वर्तमान में काम आ रहा है और काम आ रहा था, उसके ऊपर आईटीसी ले ली क्योंकि बिजनेस में काम आ रहा था, लेकिन बाद में इसको बेच दिया जाता है, तो यहां पर बेचते ही उसकी लायबिलिटी जो है टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब यहां प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसी टैक्स लायबिलिटी कैसे पता लगाएं। एक तो ये सीधी सी बात है, जितने में बेचा जाएगा उस जो सप्लाई वैल्यू होगी उसके ऊपर जो निर्धारित दर से जो टैक्स लगेगा वो टैक्स बनेगा, वो टैक्स लग जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि जो उसकी जो ऑलरेडी उसने जो आईटीसी ली थी ऐसे कैपिटल गुड्स के ऊपर, वो जो आईटीसी उसने ली थी उस आईटीसी के ऊपर प्रत्येक तिमाही से 5% कम करते हुए जो उसका बैलेंस रहता है आईटीसी का, ये बैलेंस ऑलरेडी उसके पास में पड़ा हुआ है और दूसरी ओर उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर बनने वाला टैक्स होता है। तो इनमें से जो अधिक होता है वो उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी होती है। यानी क्या करना होता है, जब आपको सेक्शन 18(6) के अंतर्गत जब कोई कैपिटल गुड्स को बेच दिया जाता है तो बेचने पर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसको हम जो है वो उसके ऊपर जो निर्धारित दर से जो टैक्स होता है वो टैक्स की गणना कर ली जाती है। जैसे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी हो गए तो वो अलग अलग निकालेंगे। तो लेकिन यहां पर देखिए जितना उसका इस तरह से जो टैक्स बनेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी ओर उसकी आईटीसी जो है वो जब वो माल खरीदा था तब उसने जो आईटीसी उसके ऊपर ली थी या एक तरह से टैक्स चुकाया था, वो जो टैक्स चुकाया उसने उसकी आईटीसी को वही बात है कि भी तिमाही और उसके भाग के ऊपर 5% कम करते हुए जिस डेट को ये माल बेचा गया है पूंजीगत सामान उस पर कितनी बचती है, उस डेट को वो आईटीसी का बैलेंस कितना बचता है, वो आईटीसी का जो बैलेंस है उस बैलेंस को की तुलना करेंगे और जो अधिक राशि होगी यानी ऐसी आईटीसी का बैलेंस और ट्रांजैक्शन वैल्यू पर बनने वाला टैक्स, उनमें जो अधिक राशि होगी वो रिवर्सिबल होगी। एक तरह से वो टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। रिवर्सिबल क्या, वो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा उसको। रिवर्सिबल वाली बात यहां नहीं है, यहां तो चूंकि उसको टैक्स देना ही देना है तो वो टैक्स की राशि उसको सरकार के खजाने में जमा करानी पड़ेगी। ये देखिए साहब यहां पर अपन लेते हैं, ये अलग अलग बता दिया कि डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो परचेजेस जो कैपिटल गुड्स के परचेजेस की डेट ऑफ इनवॉइस है वो 3/4/19 दोनों में रहेगी। सप्लाई की जो डेट है वो आफ्टर टेकिंग इनटू यूज मतलब काम में लेने के बाद उसने बेचा है वो 22/5/20 को बेचा है। कितने को बेचा है, 22/5/20 को। अब इसमें यह है कि कितनी जो क्वार्टर्स हैं वो उसने यूज कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन यूज हैं वो अपन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे जब उसने खरीदा था तो 11वें महीने में खरीदा तो 11वां और 12वां महीने का एक क्वार्टर हो गया, यानी नवंबर दिसंबर तक का एक क्वार्टर हो जाता है। और उसके बाद में एक वो क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर वाला हुआ क्योंकि पार्ट के लिए भी वो एक क्वार्टर मान लिया जाता है। तो वैसे तो ये नवंबर दिसंबर में ही रहा लेकिन अक्टूबर को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हो गया। उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च का हो गया और फिर चूंकि 22 मई है तो वो अप्रैल मई जून वाला, तो 3 क्वार्टर हुए। ये तीनों क्वार्टर अपन लिख लेंगे भी 3-3 क्वार्टर इसके अंदर हुए। अब देखिए यहां पर टोटल परचेजेज ऑफ जो कैपिटल गुड्स के इतना बड़ा, तो इसके लिए 18/118 कर देंगे क्योंकि वो सहित था इसलिए 12/39 करेंगे और फिर दोनों में बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे जो आएगा उसको। तो ये 94,500 और 94,500 दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब इसको 5% से कम करना है आपको, तो 14,175 और 14,175
5 दिए 15% से, क्योंकि 5% ईच क्वार्टर के हुआ तो 3 क्वार्टर के 15% कम करने हैं, तो 15% ही सीजीएसटी कम कर दो, 15% ही एसजीएसटी कम कर दो। तो 14,175 कम करने से उसकी जो एक्चुअल में जो टैक्स बचा वो कितना रहा, 80,325 बैलेंस रहा, 80,325 ये तो आईटीसी का बैलेंस है, तो इसको अपन ने तो लिख दिया कि भाई ये रिवर्सल ऑफ क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट वाला जो है वो कितना है, 80,325। और दूसरा है कॉस्ट ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू की जो है उसके ऊपर जो है वो 76,950 बना, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर तो 18% है, तो यानी 9% अगर अपन लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि सीधा ही जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को 18% से मल्टीप्लाई करते और आधा आधा कर दो, तो 76,950 और 76,950 रुपए जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी के हो जाएंगे। अब इन दोनों में से जो टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी, विच एवर इज हायर, ए और बी में से जो हायर राशि है वो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, यानी 80,325 सीजीएसटी और इतनी ही एसजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा होती है वो ये अपन काम लेंगे। तो ये सेक्शन 18(6) हो गया। विशेष परिस्थितियों वाले जैसे मैंने बताया आपको सेक्शन 18(1), सेक्शन 18(3), सेक्शन 18(4), सेक्शन 18(6) और इसके बाद में ये जो स्थिति है जब उसको बेच दिया जाता है तो ये सेक्शन 18(6) वाली स्थिति आ गई। तो ये विशेष परिस्थितियों वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपन ने डिस्कस कर रही हैं कि जो है सेक्शन 18(3), 4 और 6, ये तीनों विशेष परिस्थितियां जब अराइज होती हैं तो हम किस तरीके से जो है प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ये आपके सामने हमने प्रकट कर दिया है। तो ये आप जो यहाँ पर बहुत से कंफ्यूजिंग चीजें हो सकती हैं, इसलिए आप उसको एज पर सेक्शंस इसको डिवाइड करते हुए याद रखें कि भाई कौन सी सेक्शन के अंतर्गत हम कैसे करते हैं। और इसमें एक बहुत सीधी सी बात ये होती है कि जब कोई चीज टैक्सेबल हो जाती है या एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो टैक्सेबल हो जाएगी तो वो क्या होगा कि वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी लेने के लिए, लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी टैक्स वापस जमा कराना पड़ेगा। और वापस जमा कराने में ये है कि ऑलरेडी अगर उसकी क्रेडिट ज्यादा है तब तो वो उससे सेटअप हो जाएगा, बाकी लेप्स हो जाएगी, लेकिन यदि वो कम पड़ती है तो उसको बाकी रिमेनिंग अमाउंट उसको जमा करानी पड़ती है। बस ये इतनी सी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 18, जिसके अंदर सेक्शन 18(1), सेक्शन 18(3), 4, 6 ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपन जो है वो नेक्स्ट जो अपना जो वीडियो होगा उसके अंदर और अपने 1-2-3 प्रॉब्लम और लेंगे जो कि आईटीसी रिलेटेड है। तो अब इसमें बचे हुए जो कंसेप्ट थे मुख्य उनसे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम अपन और लेंगे, जिससे आपको प्रत्येक कंसेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।